आप लोग। आई एम रजनी सिंह, योर गाइड एंड ट्रेनर। हम राइटिंग सेक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने राइटिंग सेक्शन में बहुत सारी चीजें देखी। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो वी हैव कवर्ड द नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, डायरी एंट्री, रिपोर्ट राइटिंग एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें और बहुत प्रॉपर वे में इन वीडियोस में उनको मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसको कि आप सीख करके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। और आज हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली आपको एग्जाम में 10 मार्क्स स्कोर करवा सकता है, और वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल राइटिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। उसमें कुछ कॉलम्स जो होते हैं वो रिपोर्ट राइटिंग के होते हैं और जो कुछ कॉलम्स होते हैं वो आर्टिकल राइटिंग होते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया ना कि एक्चुअली आर्टिकल राइटिंग मीन्स क्या होता है। देखिए, अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो आप एक ह्यूमन बीइंग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, सबके अपने इंडिविजुअल थॉट्स हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में वो हो सकता है। सपोज कीजिए कोई सोशल इशू है, कोई और इशू है, कोई लिटरेसी से रिलेटेड इशू है, पॉपुलेशन से रिलेटेड इशू है, कोई बहुत पुरानी हमारी प्रथा चली आ रही है उससे रिलेटेड आपकी कोई थॉट है, हमारे सोसाइटी में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं उसके प्रति आपकी सोच है। आपकी अपनी इंडिविजुअल सोच है, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप एक या दो लोगों के बीच में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों तक रह गया, किसी एक इंडिविजुअल से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहीं तक रह गया। पर होता क्या है, आपको अपनी सोच को एक बहुत बड़े मास, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में पहुंचाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, यू विल राइट द आर्टिकल। और ये जो आर्टिकल है, अब इतने सारे लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए हमें प्रिंट मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। और वो प्रिंट मीडिया हमारा न्यूज़पेपर हो सकता है, हमारे मैगजीन्स हो सकते हैं, हमारे जर्नल्स हो सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपने आइडियाज को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमने जो भी सोचा वो कैसी भी सोच है हमारी और बस उसको हमने लिखा और बस पब्लिश करा दिया। नहीं, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तभी भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सके और बहुत अच्छी तरीके से लिख करके हम अपने एग्जामिनर को क्या कर सके, इम्प्रेस कर सके, ताकि वो मजबूर हो जाए हमें द बेस्ट मार्क्स देने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए, फिर देर किस बात की, सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे कि कितने मार्क्स कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, साथ ही साथ इसका फॉर्मेट क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे ऊपर आपका हेडिंग होता है और फिर राइटर्स नेम होता है। ये दोनों मिलाकर के आपको 1 नंबर मिलते हैं। उसके बाद कंटेंट या बॉडी होता है, जिसको कि आप 3 to 4 पैराग्राफ्स में कवर करते हैं। ठीक है ना। आप 3 to 4 पैराग्राफ्स में कवर करेंगे और उसमें होते हैं आपके 4 मार्क्स। और इसी बॉडी में, इसी कंटेंट में एडिशनल 5 नंबर आप और स्कोर कर सकते हैं। कैसे स्कोर कर सकते हैं, 2.5 मार्क्स होते हैं आपके ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ग्रामर आपका कितना सही है, आप रेलेवेंट वर्ड्स और स्पेलिंग, जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उससे रिलेटेड शब्द उसमें आप जोड़ें और उनकी स्पेलिंग सही हो, उस पे आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद 2.5 मार्क्स आप और स्कोर कर सकते हैं, वो है कंसिस्टेंसी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप कितना उसमें सामंजस्य बिठा करके लिख रहे हैं, कहीं आप टॉपिक से बहुत ज्यादा डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एक पॉइंट बिल्कुल ऊपर और लास्ट में उसी से रिलेटेड कोई पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना। और उसका जो इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ आपके जो सेल्फ आइडियाज हैं और आपकी स्टाइल है, उसके ऊपर भी आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। इन टोटल ये 10 मार्क्स का हो जाता है। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें तो ये 10 मार्क्स ये आपके लिए जस्ट एक चाइल्ड्स प्ले है, बच्चों का खेल है। ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं कि आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है। आर्टिकल का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। सबसे ऊपर एक हेडिंग हमें लिखनी चाहिए और वो हेडिंग कैसी होनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा कैची होना चाहिए, वो आई कैचिंग होना चाहिए। और साथ ही साथ ये ज्यादा से ज्यादा 5 to 6 वर्ड्स में
खत्म हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा आपको हेडिंग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है बाई लाइन। बाई लाइन मीन्स क्या होता है? राइटर्स नेम, ठीक है। राइटर्स नेम आपको लिखना है बाई लाइन। बाई लाइन का मतलब ये होता है के द्वारा, किसके द्वारा वो लिखा जा रहा है, तो इसलिए ये बाई लाइन होता है। इसमें आप लिख रहे हैं तो आपका नाम आएगा, लेकिन एक बात का हमें बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप सो एंड सो हैं और आपको आर्टिकल लिखना है ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है, तो आप वही नाम मेंशन करेंगे आर्टिकल में। लेकिन सपोज कीजिए वहां पे नहीं लिखा हुआ है कि आप कौन हैं, तो आप अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं देंगे कि आपका नाम कुछ भी है और वही नाम और वही रोल नंबर आप उस एग्जाम पेपर में लिख दें, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ वही नेम लिखना है जो एग्जाम में दिया गया है। और सब फिर भी आपके पास सपोज कीजिए एग्जाम क्वेश्चन में भी कोई नाम नहीं दिया गया है, पर्सनल डिटेल्स तो डालनी नहीं है, तो आप वहां पे मैंने पहले भी बोला है कि आप XYZ लिख सकते हैं, ठीक है ना। XYZ कोई भी हो सकता है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बॉडी या कंटेंट, इसे आप बॉडी कह ले या कंटेंट कह ले। ये पूरा हमारा होना चाहिए 150 to 200 वर्ड्स में कंसिस्टेंट होना चाहिए। और इसे हम 3 to 4 मैंने वहां भी लिखा है पैराग्राफ्स में, हम इसे PARAGRAPHS, ठीक है ना। इसे हम 3 to 4 पैराग्राफ्स में क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आर्टिकल राइटिंग कंप्लीट होगा। अब हमें इसके बाद देखना है कि आर्टिकल राइटिंग लिखते वक्त कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर, मीन्स व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले द टॉपिक्स ऑफ द आर्टिकल शुड बी यूनिक एंड रेलेवेंट। जो भी हम टॉपिक चूज करने जा रहे हैं आर्टिकल के लिए, जो भी हमारे मन में तो बहुत सारी बातें विचार चलते रहते हैं, लेकिन जो भी टॉपिक हम चूज करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा हो जो कुछ रेलेवेंट हो, चाहे कंटेम्परेरी इश्यू से हो या जो अभी व्हाटएवर जो सोशल इविल्स या कुछ अच्छी बातें जो भी चल रही हैं वो रिलेटेड हो किसी न किसी बात से, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हमें टॉपिक चूज करना चाहिए, बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है, सबसे अलग हो। जनरली ऐसा होता है कि एक ही कॉमन टॉपिक पे सब लोग लिखते रहते हैं, तो हमारा टॉपिक कुछ अलग होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा टॉपिक कुछ अलग होना चाहिए। वहां पे तो जो टॉपिक आपको दिया गया है उस पर रिजिड होकर के आपको लिखना ही है। ये बात कर रहे थे हम कि इन जनरल जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं किसी न्यूज़पेपर के लिए, किसी मैगजीन के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द आर्टिकल हैज टू गेट अटेंशन। आपका आर्टिकल ऐसा हो जिसको अटेंशन मिले, जिसको लोग ध्यान से पढ़ें। इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग। उसके लिए जरूरी क्या है? उसका इंटरेस्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो टॉपिक है और आपने जिस तरीके से लिखा है वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि लोग उसको पढ़ते चले जाएं, ठीक है ना। इट हैज टू बी इजी टू रीड। और इतने डिफिकल्ट आपको रेलेवेंट वर्ड्स का सिलेक्शन करना है और कुछ अच्छे सुंदर से वर्ड्स का सिलेक्शन करना है, लेकिन इतना डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं डाल देना है आपको, या इतना डिफिकल्ट पेचीदा नहीं कर देना है, सेंटेंसेस को इतना कंपाउंड नहीं कर देना है कि लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो, ठीक है ना, उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो। बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको फ्लो में लिखना है। द रीडर इज आइडेंटिफाइड। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, राइटिंग का मतलब फेयर हैंड नहीं, हैंड राइटिंग नहीं, लिखने का तरीका, ये स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाइड हो जाए। उसको पढ़ने के बाद दोबारा कोई पढ़े, अरे इसको लिखा किसने है, ठीक है ना। ये हम बात करें इन जनरल आर्टिकल जब आप लिखते हैं, और जब आप एग्जाम में लिखते हैं तब तो वही राइटर का नाम लिखना है या वही राइटर होगा जो एग्जाम के टॉपिक में दिया गया है, ठीक है ना। ओके, नाउ फाइंड द मेन गोल ऑफ राइटिंग। जो भी आप लिख रहे हैं आपका लक्ष्य क्या है, उस बात को ध्यान रखना है, उससे आपको डाइवर्ट नहीं होना है। द टाइटल मस्ट बी आई कैचिंग, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। जो भी आप टॉपिक या हेडिंग डाल रहे हैं, जो मैंने फॉर्मेट में बताया आपको कि 5 to 6 वर्ड्स में ही कंप्लीट कर लेना है, वो कैसा होना चाहिए? वो आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब आपका रीडर का अटेंशन एक ही बार में वहां चला जाए, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ओके, यूज द स्टाइल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। मैंने आपको बताया
कि जो आर्टिकल राइटिंग है आपको 3 to 4 पैराग्राफ्स में कंप्लीट करना है और उसी पैराग्राफ स्टाइल को कवर करना है। ये नहीं कि स्टार्टिंग जहां से किया तो लास्ट में ही एंड कर रहे हैं, बीच में कोई भी पैराग्राफ आपने चेंज नहीं किया। और पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये नहीं कि 4 लाइन लिखा और लाइन चेंज करके आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया तो पैराग्राफ चेंज हो गया, नहीं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग में बताया था कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो होना चाहिए, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी मेन इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपको यूज करना है उस पैराग्राफ को। सेकेंड पैराग्राफ में आपको उसको एलोबरेट करना है, आपको उसको अच्छी तरीके से समझाना है। थर्ड पैराग्राफ की भी जरूरत पड़े तो आप उसको एलोबरेट करके समझाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट पैराग्राफ है आपका, वहां पे आपको एक तरीके से उसका कंक्लूजन निकाल देना है और फिर इस तरीके से उसको एंड करना है, ठीक है ना। कंक्लूडिंग पैराग्राफ उसको कहते हैं। अवॉइड यूजिंग द पॉइंट्स विच इंटरेस्ट यू ओनली एंड नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। मैंने जैसे कि पहले भी बोला आपको कि ऐसे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हमेशा हमें उन थॉट्स को पब्लिश करना है, लिखना है। और फिर से ये बात कर रही हूं मैं इन जनरल जो आर्टिकल राइटिंग होती है उसकी बात कर रही हूं मैं 2 बातें इसमें समझा रही हूँ। एक एग्जाम के पर्पज से आपको ध्यान रखना है और दूसरा आप एक नॉर्मल आर्टिकल राइटिंग लिखने जा रहे हैं तो क्या करना है आपको। तो ये पॉइंट उनके लिए है जो आर्टिकल राइटिंग करते हैं, ठीक है, या करने जा रहे हैं, नॉट फॉर द एग्जाम पर्पज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि उन बातों से आप सेटिस्फाइड है, आपकी सोच ऐसी है तो उन बातों को आप वहां पे हाईलाइट करें। आप एक जनरल और कॉमन पब्लिक का ओपिनियन क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, उसके अनुसार आपको लिखना है, ठीक है ना। राइट अ गुड एंड लॉजिकल एंडिंग। जब आप उसे कंक्लूड करें, जब आप लास्ट पैराग्राफ लिखें तो वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत ही गुड और लॉजिकल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल। अब हम लेंगे एक एग्जांपल और जिसके थ्रू हम समझेंगे कि प्रॉपर वे में हम आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अब्रेजिंग सा टॉपिक लिया है जो कि है चाइल्ड लेबर, ठीक है ना। जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, अगर वो कहीं पे वर्क करते हुए देखे जाते हैं तो ये चाइल्ड लेबर के कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बना के रखे हुए हैं, उसके बाद भी ऐसा वर्क, ऐसी चीजें देखी जाती हैं कई जगहों पे, जहां पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए वो वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखते हैं, हमने उसी के ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन है, यू आर अनंत, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन चाइल्ड लेबर इन 150 to 200 वर्ड्स। नहीं भी लिखा हो 150 to 200 वर्ड्स, देन ऑल्सो हमको इस वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा आई कैचिंग हेडिंग। मैंने लिखा है चाइल्ड लेबर अ कर्स टू इनोसेंस, ठीक है ना। चाइल्ड लेबर क्या है, एक श्राप है, किसके प्रति, मासूमियत के ऊपर, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, ठीक है ना। और किसने लिखा है इसको, ये है हमारी बाय लाइन, मैंने लिखा है बाय अनंत, ठीक है। ये बिल्कुल मिडिल में आता है, इस तरीके से हम लाइन करके और फिर हम राइटर का नाम लिख देते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की तरफ। यहाँ मैंने लिखा है द केसेस ऑफ चाइल्ड लेबर हैज इंक्रीज्ड एनॉर्मसली, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में जो चाइल्ड लेबर है उसके केसेस क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। इट इज अ पिटी दैट द स्मॉल चिल्ड्रन who should have been in schools playing and studying are seen working as laborers। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, ये दयनीय बात है कि जो बच्चे जिनकी उम्र क्या है स्कूल में खेलने की, पढ़ने की, वो देखे जा रहे हैं कि वो लेबरर्स की तरह क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। They can be seen working in brick kilns, in fields, construction sites, रोड साइड ढाबास एक्सेट्रा। वो जनरली कहाँ देखे जाते हैं वर्क करते हुए, ब्रिक किल्न्स में, मतलब जहाँ पे ईंटें बनाने की फैक्ट्री होती है, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे लेबरर्स की जरूरत होती है वहां पे, रोड साइड ढाबास, बहुत सारे ढाबास होते हैं जहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है, यू नो वेरी वेल, वहां पे भी उनको आप देखते हैं वर्क करते हुए। और फिर क्या होता है, ऑन अ स्मॉल सम ऑफ मनी और वेजेस, उनको पैसा उसके बदले काफी कम मिलता है, या जिसको हम बोलते हैं रोजाना जो पेमेंट मिलती है वो भी क्या होती है, काफी
कम होती है। Many a times they work as bonded laborers। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। कोई ऐसी बात होती होगी कि उनको बिल्कुल खरीद लिया जाता है और उनको बोला जाता है इतने सालों तक आपको वर्क करना है और ड्यूरेशन कभी खत्म ही नहीं हो पाता है। दे कीप ऑन वर्किंग, ठीक है ना। तो बॉन्डेड लेबर की तरह भी काम करते हैं। द प्लेस वेयर दीज इनोसेंट वर्क आर डेंजरस, अनहाइजेनिक एंड टोटली नॉट फॉर फिट फॉर देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये जगहें जहां पे ये इनोसेंट्स मतलब ये मासूम वर्क करते हैं वो कैसी हैं? वो डेंजरस हैं, खतरनाक है, अनहाइजीनिक है, मतलब कि उनके हेल्थ को खतरा हो सकता है, वो बिल्कुल साफ सुथरी जगह नहीं है और बिल्कुल भी वो फिट नहीं है। किसके लिए? उनकी फिजिकल कंडीशन के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि वो सपोज कीजिए किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो बहुत स्मोकी है, जहां पे ऐसे गैसेस निकल रहे हैं जो उनके बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगा और मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि वो जिन लोगों के बीच में काम करते हैं वो उनसे उम्र में काफी बड़े होते हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से होते हैं, उनका बात करने का तरीका, वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनके बीच में वो बच्चा भी रहता है और फिर उसकी भी आगे की जो होती है, जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है उसी एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है ना। These children are forced to work from 4 AM to 11 PM, ठीक है ना। ये बच्चे, ऐसा नहीं कि हमेशा, पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको फोर्सफुली वर्क कराया जाता है, काफी सुबह उनको उठा दिया जाता है और लेट नाइट तक उनसे वर्क कराया जाता है। Sometimes they stay and work in some factories where they are treated like beasts। कई बार वो किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री में रहते हैं, उनको रहने की भी जगह दे दी जाती है, लेकिन उनके साथ व्यवहार कैसा होता है? दे आर ट्रीटेड लाइक बीस्ट मीन्स होता है एनिमल, जानवरों के जैसा उनके साथ सलूक किया जाता है। दे आर नॉट गिवन सफिशिएंट फूड, एटलीस्ट खाना खाने के लिए, पेट भर खाने की तो जरूरत होती है, उतना भी उनको नहीं मिलता और ना ही उनको प्रॉपर क्लोथिंग मिलती है। बाकी सीजन में तो काम चल जाएगा, लेकिन जब विंटर सीजन आएगा और प्रॉपर क्लोथिंग नहीं होगी तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? ठीक है ना। पर ऐसा ही होता है उनके साथ। दीज चिल्ड्रन आर सेंट बाय देयर फैमिलीज टू वर्क एज देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज मिजरेबल। ऐसे जो बच्चे होते हैं, कई बार तो देखिए कुछ ऑर्फन्स भी होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं जो बेचारे मजबूर हैं ऐसा वर्क करने के लिए। कुछ फैमिलीज भी अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे सेटल करा देती हैं या उनको बोलती हैं कि जाकर के वर्क करो। क्यों? क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, वो बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है, ठीक है ना। Therefore, these children work in all adverse circumstances। इसलिए कंडीशन कितनी भी एडवर्स हो, कितनी भी खराब हो, विपरीत हो, हर कंडीशन में ये बच्चे क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे 2 पैराग्राफ्स हो गए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया हमारा और हमने इसको यहाँ पे एलोबरेट किया। अब हम थोड़ा सा और 3rd पैराग्राफ में उसी बारे में बात करते हैं। It is so sorry to state that many strict rules have been made to control child labor, but still this thing is in practice। ये बहुत ही दुख की बात है। ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बन चुके हैं हमारी कंट्री में चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, उसके बाद भी ये चीज अभी भी प्रैक्टिस में है, ये चल रही है। ओके, नो ह्यूमैनिटी इज देयर इन सोसाइटी फॉर दीज मिसफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। ये जो बदकिस्मत बच्चे हैं, इनके लिए सोसाइटी में भी कोई भी ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है। हम भी देखते हैं, हम ढाबाज में जाते हैं, देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आकर के प्लेट उठा के लेके जा रहे हैं, टेबल साफ कर रहे हैं, पर क्या हम कभी अपनी आवाज उठा पाते हैं? आवाज ना भी उठाए तो क्या हम उन बच्चों के लिए कुछ सोच पाते हैं कि किसी सोशल एजेंसी से, किसी और एनजीओ से जाकर के मिले, उन बच्चों को वो ले, उनको स्कूल में एडमिशन कराएं, ठीक है ना। ऐसा हम कभी भी नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। ओके, समटाइम्स समथिंग मस्ट बी डन बाय द गवर्नमेंट, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट और कुछ करे। रूल तो है और स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अलग अलग थीम्स को लेकर के चलती हैं। कुछ लोग होते हैं वो फीमेल के लिए वर्क करते हैं, कुछ बच्चों के लिए वर्क करते हैं, तो ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना चाहिए उनके लिए। और कॉमन पब्लिक, हम सब कहाँ जाएंगे? हम जो कॉमन लोग हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाने का मतलब ये नहीं कि इन बच्चों को उनके काम से अलग करके उनको घर बिठा देना चाहिए।
ये करना चाहिए कि वो बच्चे स्कूल में स्टडी कर पाए, ठीक है ना। और पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट करती हूँ कि कॉमन पब्लिक ऑफ द नेशन टू सेव दिस चिल्ड्रन। जो हमारे नेशन या कोई भी नेशन हो, वहां की जो कॉमन पब्लिक है, उनको भी उन बच्चों को बचाना है इस श्राप से, फ्रॉम दिस कर्स, एंड टू बिल्ड देयर फ्यूचर, और उनके फ्यूचर को बिल्ड करना है बाय एजुकेशन। एजुकेशन ही उन बच्चों का मेन ध्येय होना चाहिए जिससे उनका फ्यूचर बिल्ड होगा, एज दे आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। चाहे वो हमारा नेशन हो या कोई भी नेशन हो, वहां का फ्यूचर तो हमारे बच्चे ही होते हैं। और अगर वही उनकी लाइफ बर्बाद, मतलब आगे का हमारा फ्यूचर बर्बाद, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबको इस बात पे, ये सिर्फ एक आर्टिकल है, ठीक है। इस आर्टिकल के थ्रू मैं ये कहना भी चाहूंगी कि हम सबको ऐसी बातों की तरफ थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए और हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें निभाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो दिस वाज द आर्टिकल। एक मैंने टॉपिक लिया जो कि बहुत कॉमन तो है, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और बहुत ही मैं ऐसा बोलूंगी दिस इज कंटेम्परेरी टॉपिक, चला आया है सिंस मेनी इयर्स। बहुत सारे सालों से ये टॉपिक चलता चला जा रहा है, अभी भी जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके के टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसपे आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे सिक्योर कर सकें। और जनरली नॉर्मली अगर आप एक आर्टिकल लिखना भी चाहते हैं तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट यही होता है जिसमें आपको लिखना है। टॉपिक आप कोई भी चूज कर सकते हैं, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और इसी राइटिंग सेक्शन को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी राइटिंग सेक्शन में और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि डे बाय डे यू शुड इम्प्रूव योरसेल्फ इन ऑल एस्पेक्ट्स, आइदर इट इज रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन और योर ग्रामेटिकल पोर्शन। ओके, सो माय विश इज देयर दैट कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन लर्निंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।